Hello everyone. I hope all of you are doing great and आप सब लोगों का क्लैट का प्रिपरेशन तो फुल स्विंग में चल रहा है। आई नो आप लोग क्या बोलोगे, यस क्लैट का प्रिपरेशन तो फुल स्विंग में चल रहा है, बट समहाउ लॉजिकल रीजनिंग इज अ हिंड्रेंस, एंड वहां पे अगर हम लोग स्कोर करना स्टार्ट कर दे तो our scores will go, you know, or our scores are going to go better. So आज का ये जो सेशन है वो उन्हीं प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए है। हो सकता है आप लोगों का स्कोर एक पर्टिकुलर रेंज पे आके स्टक हो गया हो, एंड जैसे स्टूडेंट्स मेरे को फीडबैक देते हैं कि sometimes they are not able to understand the passage, sometimes the answers that they choose are incorrect, and इन सारी प्रॉब्लम से हम लोग कैसे बाहर निकले, सो उन्हीं सारी चीजों के लिए there's this 5 week plan. So but 5 week plan डिस्कस करने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट मर्फीज लॉ। आई सपोज काफी सारे लोगों ने मर्फीज लॉ के बारे में सुना हुआ है। इट्स वन ऑफ द 5 powerful laws, and it says the more you fear something, the more likely you are to make it happen. जितना डरोगे उसके होने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। सो लॉजिकल रीजनिंग से तो अधिकतर लोग वैसे भी डरे हुए रहते हैं, जबकि लॉजिकल रीजनिंग इज नॉट समथिंग जो मास्टर नहीं की जा सकती। There's something called ostrich syndrome. तो ostrich syndrome क्या होता है कि ostrich के सामने अगर कोई खतरा आता है ना, तो it buries its head in the sand, and उसको लगता है कि खतरा उसके सामने से टल गया। This is called ostrich syndrome. So एक बार एक person, a man went to a farmer and asked, "Hey, have you planted wheat this season?" The farmer replied, "No, because I fear it might rain." The man again asked farmer, "Okay, so have you planted cotton?" "No," said the farmer, because he feared that worms might eat cotton plantation, or worms might infect cotton plantation. So the man again asked, "So what exactly have you planted?" The farmer said, "Nothing, because that's the safest way out." तो क्या ऑस्ट्रिच सिंड्रोम से आप लोग भी निकल रहे हो कि चलो लॉजिकल रीजनिंग में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो हम लोग यही मार्क्स जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स में से लेके आने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तो मैथ से भी डर रहे हो, सो समहाउ वो भी छोड़ रहे हो, तो बचा क्या? लीगल, इंग्लिश, जीके। डू यू थिंक इन तीनों सब्जेक्ट से आपका आपका जो स्कोर है वो बढ़ जाएगा? इट कांट हैपन। सो start working towards logical reasoning. It is not difficult, it can be mastered very easily. I hope आपको ये बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं लॉजिकल रीजनिंग का, बिकॉज दिस सेशन इज आल्सो यूजफुल फॉर दोज किड्स जो अभी अभी अपना प्रिपरेशन जो है वो बिगिन कर रहे हैं। सो दोज हु हैव जस्ट बिगन देयर प्रिपरेशन, उनके लिए भी ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज टाइम हम लोगों के पास है नहीं, एंड वी हैव टू मास्टर दिस सब्जेक्ट एज सुन एज पॉसिबल। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्लैट में किस तरीके की क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, एंड हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्स अवेलेबल है इस साल लिखने के लिए। सो क्लैट इज वन एग्जाम, लेकिन क्लैट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? यू गेट लेंथी पैसेजेस, ऑलमोस्ट 400 प्लस वर्ड पैसेजेस, एंड उसके ऊपर आपके पास 6 क्वेश्चंस आते हैं, राइट? सो पैसेज फॉलोड बाय 6 क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस क्लैट में देखने को मिलते हैं। एलेट इज अनदर एग्जाम। सो एलेट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? अब यार 2022, 2023, 2024 हमने ये 3 साल के एग्जाम्स देखे, एंड पैटर्न 2022, 2024 का पैटर्न was exactly the same. You had short arguments, and those were 120 plus word arguments. And 2023 का जो पेपर था, it was lesson for every one of us, because ऐसा पेपर आज तक हिस्ट्री में कभी देखा नहीं गया था। सो you had long arguments, एंड इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स पे इंग्लिश के भी क्वेश्चंस दिए हुए थे, इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स पे लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस दिए हुए थे, एंड एआर के क्वेश्चंस भी इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स पे ही दिए हुए थे। ठीक है, ऑल्दो एआर के क्वेश्चंस जो आए थे दे वर इंडिपेंडेंट, बट अगेन यू हैड लॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स फॉलोड बाय सम क्वेश्चंस ऑन लॉजिकल रीजनिंग एंड सम क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश। ओलेट्स की अगर बात करें, इसका जो प्रिपरेशन है एनीवे दिसंबर के बाद हम लोग देखेंगे, बट यहां पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कैसे क्वेश्चंस आते हैं। You get statement-based questions, and you also get questions on analytical reasoning. So analytical reasoning 2 एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एलेट एंड सेकंड ओलेट्स। ओलेट्स में आपके पास एलसैट है, स्लैट, सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट,
and you also have MHCET law. You have Army Institute of Law entrance test. You have exams like Christ University. You also have you know नरसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ. सो ये सारे एग्जाम्स जो है वो ओलिट्स में काउंट होते हैं, and हम लोग इसका प्रिपरेशन जो है दिसंबर के बाद बिगिन करेंगे. फिलहाल के लिए हमारा जो फोकस है वो इन दो चीजों पे रहेगा. नाउ अंडरस्टैंड, क्लैट एंड एलिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं, बिकॉज जो आप क्लैट के लिए रीड कर रहे होते हो लगभग लगभग वही क्वेश्चंस एलिट के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं. सो सबसे पहले बिगिन कैसे करना है यार लॉजिकल रीजनिंग के साथ. देखिए, जब आप सिंस योर स्कोर्स आर स्टक, सो दो प्रॉब्लम्स हो सकती है. रीडिंग पुअर है अभी भी, या फिर कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है. सो यू नीड टू हिट द रीसेट बटन एज सून एज पॉसिबल, एंड you cannot just afford to sit back and wait for the consequences, because यहाँ पे एक्शंस नहीं लोगे तो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. जनरली ऐसा होता है कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, बट अगर यहाँ पे एक्शन नहीं लोगे तो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं. सो कैसे बिगिन करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लर्निंग पार्ट को देखते हैं. सो देयर आर थ्री स्टेजेस. स्टेज वन इज लर्निंग, स्टेज टू इज लर्निंग एंड एप्लीकेशन, स्टेज थ्री इज एप्लीकेशन. तो लर्निंग में अगर हम लोग देखें तो आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, स्पेशली ये तीन टॉपिक्स अगर आप देखें तो आपकी लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. You begin with statement assumptions, statement conclusions, because they actually form the base of your understanding. Once you understand what are conclusions and what are assumptions, you start to understand this particular subject कि अच्छा हमें करना क्या होता है. So they form base. इसके बाद एक टॉपिक ड्राइंग इन्फ्रेंसेस. अभी पिछले 2-3 सालों से एलिट में ये टॉपिक नहीं देखा गया, लेकिन उससे पहले एलिट में काफी आया करता था, where you were given a short argument, say 150 to 200 word argument, followed by some inferences. आपको बताना होता था कि ये inference definitely true है, probably true है, definitely false है, probably false है. So ऐसे questions आया करते थे. So again, somehow if you're practicing this topic, you get to know कि ये inference definitely यहाँ से निकल रहा है या नहीं निकल रहा. ठीक है. So your immediate attention should go to these three topics. आप ये भी कर रहे हो, good, but then इस पूरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हमें ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना होता. A lot of times I go and meet students, मैं उनसे पूछता हूं कि क्या कर रहे हो. यार 3-3 महीने उनको हो जाते हैं सीआर बिगिन किए हुए, एंड कुछ स्टूडेंट्स मैं अभी भी इन स्टेजेस पे ही पाता हूं. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है यार? इसमें प्रॉब्लम ये है कि उन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन ज्यादा आसान लग रहे हैं, एंड क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज अ स्टेटमेंट, तो रिटेन करना आसान है, तो आंसर सही होने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है. एंड व्हेन दैट हैपेंस, स्टूडेंट्स टेंड टू एंजॉय themselves while solving these questions, and they spend a lot of time on these questions. But ऐसा नहीं होना चाहिए. So learning part. Second, paragraph based arguments. Now this is learning and application. ठीक है, यहाँ पे आप learn भी करते हो. So you go ahead or you cross that particular mark जहाँ पे assumptions and inferences हैं, because you also learn how to strengthen an argument, how to weaken an argument. You also understand flaws, you understand paradoxes, and you try to apply them. Maybe इस stage पे application part जो है, it is only 25 to 30%, 60%, 65% part जो है वो learning है, but application थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आना start होता है. And third is all about application. तो आपने जो भी stage number 2 पे सीखा वहां पे उसको अप्लाई करना है. सो यू कैन प्रैक्टिस जॉनरा बेस्ड पैसेजेस. रीजन, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो वोकैबुलरी है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, तो व्हेन यू सॉल्व जॉनरा बेस्ड पैसेजेस आपकी वोकैबुलरी उस पर्टिकुलर जॉनरा को लेके अच्छी हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सॉल्व जॉनरा बेस्ड पैसेजेस ऑन इकोनॉमिक्स, तो आपका जो इकोनॉमिक्स के जो टर्म्स हैं you start to understand them, and only when you start to understand them you comprehend passages. Mixed bag assignments, जहां पे अलग अलग टाइप के पैसेजेस को एक साथ क्लब करके रख दिया एंड टाइमर के साथ उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया. एंड यू प्रैक्टिस एडिटोरियल्स एज वेल. ये एक्सरसाइज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है एंड कहां से आप ऐसा कर सकते हैं.
उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो ये तीन स्टेजेस जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, आई होप आपको समझ में आ गई। नाउ प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं यार। तो सबसे पहली प्रॉब्लम्स कि रिटेंशन जो है वो नहीं हो पा रहा। आई एम नॉट एबल टू, आई रीड बट आई एम नॉट एबल टू रिटेन, क्योंकि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं पीछे का भूलते जा रहा हूं। तो यार ये एक प्रॉब्लम जो है, इसको इमिडिएटली रिजॉल्व करने की जरूरत है। मतलब रिजॉल्व ऐसा नहीं होगा कि आज आपने वर्क किया एंड कल रिजॉल्व हो गया, बट इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। आप आज वर्क करोगे तो भी टाइम लगेगा, बाद में वर्क करोगे तो भी टाइम लगेगा, लेकिन बाद में आप वर्क नहीं कर सकते बिकॉज यू ओनली हैव फ्यू मंथ्स लेफ्ट। सो बेटर स्टार्ट वर्किंग ऑन इट राइट नाउ। जिन लोगों की रीडिंग पुअर है उन लोगों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। तो करना क्या है, देखो पहले प्रॉब्लम्स देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। I'm not able to retain connections in the passage, not able to identify if information is a premise or opinion of the author। कभी कभार यही समझ में नहीं आता कि यार ये particular information passage में क्या role play कर रही है। And the topic is too esoteric for me. Esoteric is something that is beyond my comprehension, beyond my ability to understand। ठीक है, so topic is too esoteric for me। तो ये सारी चीजों को कैसे सॉल्व करें। देखो फिलहाल के लिए तुम्हारी रीडिंग पुअर है, बट मॉक्स तो हर हफ्ते तुम लोग लिखते ही हो, क्योंकि यू कैन नॉट एस्केप मॉक्स। अगर तुम मॉक्स लिखना छोड़ दोगे तो somehow you're getting out of the ability to sit there for 2 hours to go ahead despite setbacks। तो ऐसा नहीं है, बिकॉज ठीक है आज फेलियर है, जब तक फेलियर नहीं देखोगे सक्सेस का मजा भी नहीं आएगा, एंड सक्सेस क्या होती है वो फील भी नहीं होगा। सो यू हैव टू सेट डिस्पाइट नोइंग नथिंग। ठीक है, सो क्या करना है, वहां पे आप पैसेज लिख रहे हो ना, आई मीन पैसेज सॉल्व कर रहे हो, तो ट्राई टू ब्रेक द पैसेजेस। हर 5 से 6 लाइंस पे हो सकता है कि आपका रीडिंग पुअर है, ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे, तो ज्यादा नहीं अटेम्प्ट हो पा रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हो कि पैसेज में हर 6 से 7 लाइंस पे एक वहां पे कुछ कीवर्ड्स लिख दो कि अच्छा पहले ऑथर ने ये बोला, कुछ कीवर्ड्स में मेंशन कर दो, फिर उसके बाद ऑथर ने ये बोला। सो रिकॉर्ड व्हाटएवर यू हैव रेड। रिकॉर्ड रिकॉर्ड कैसे करोगे, 2-3 कीवर्ड्स में वो लिख दोगे कि अच्छा ऑथर इसके बारे में बात कर रहा है, फिर नेक्स्ट कुछ लाइंस में फिर ऑथर इसके बारे में बात कर रहा है, फिर उस ऑथर इसके बारे में बात कर रहा है। सो अगर आप उसको रिकॉर्ड करोगे, बाद में वो कीवर्ड्स देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ऑथर का आर्ग्यूमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, सो ब्रेक द पैसेज इनटू पीसेस एंड फॉर्म की आइडियाज। दिस कैन बी डन during the mocks, at least for those guys whose reading is poor। So you can do this during the mock, and after mock जब आप प्रैक्टिस मोड में चल रहे हो तो वहां पे तो इसको पैशन के साथ प्रैक्टिस करना है, बिकॉज जितना प्रैक्टिस करोगे आपका कॉम्प्रिहेंशन, आपका रिटेंशन एबिलिटी वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दोस की आइडियाज लीड यू टू। सो एक ये छोटा सा पैसेज है आपके सामने, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पैसेज पढ़ सकते हैं, एंड उसके बाद इस वीडियो को प्ले करिएगा एंड आगे देखिएगा। सो मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ। सो मैंने इस पैसेज को आइडियाज में ब्रेक कर दिया, एंड यहाँ पे मैं इसके की आइडियाज जो है वो लिखते जाऊंगा। अभी तक मुझे नहीं पता कि ऑथर कहना क्या चाहता है। ठीक है, सो बोल रहा है गिवन द रीसेंट प्राइस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रैपिड ड्रॉप इन द प्राइसेस ऑफ कोरियन स्टॉक्स, increasing number of Korean parents have found unable to send their kids or children to same elite American and European schools that they themselves attended many years ago। So क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रही है कोरियन इकोनॉमी में, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को फॉरेन स्कूल्स में नहीं भेज पा रहे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका एक की आइडिया रख दिया। Look, Koreans are not able to send their kids to elite schools that they attended years ago। This is point number 1। Next क्या बोल रहा है, while sociologists see this as an opportunity for the government to upgrade quality of education in schools because the brightest minds are now retained within Korea instead of leaving the country to study abroad, economic experts have been less than excited। कि sociologists are very happy about this। They think schools जो हैं अपने systems को upgrade करेंगे, economists are not happy। So unlike sociologists, economists don't look at it in positive light। Simple। Next, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, sociologists are happy, economists are not happy। Typically, Koreans educated abroad have contributed significantly to Korean economy, with many studies hinting that foreign educated Koreans
take greater initiatives in Korea. And international education to lead the economy in a more reliable manner than their counterparts who finished higher education in Korean Peninsula. जो लोग बाहर से पढ़ के कोरिया में वापस आते हैं, they take greater initiative as compared to those जो कोरिया में रह के ही पढ़ते हैं. So देखो क्या बोल रहे हैं. Experts think that education in foreign schools enabled Koreans to take more initiatives in Korea. ठीक है. So ये ज्यादा इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं. Some economists have therefore predicted a self-precipitating chain where slower economic growth, stagnated wealth accumulation, and number of Korean children studying abroad will reduce significantly. तो ये एक self-precipitating chain हो जाएगी जहाँ पे कोरिया में initiatives कम हो जाएंगे, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, स्टूडेंट्स बाहर जा नहीं पाएंगे. सो एक ये self-precipitating chain होगी. Economists therefore believe that this will be bad for Korea. Simple. So हमने चार ideas देखे. Now I don't need to look at the passage. पहला, Koreans are not able to send their kids to elite foreign schools that they themselves attended years ago. Sociologists are happy. Economists are not happy. These experts think that there will be fewer people in Korean economy who would take initiatives, and economists they think that this is bad for Korea. अभी चार points जो हैं आपको कौन से main idea की तरफ लेके जा रहे हैं. Inability of Koreans to send their kids to foreign schools will hurt Korean economy. क्योंकि ये जो parents हैं अपने बच्चों को आगे भेजेंगे नहीं, and it'll hurt Korean economy. So यही तो author का argument है. So you see, सब कुछ याद रखना जरूरी नहीं है. You identify the key ideas and उन key ideas को देखो कि author का argument किस तरफ जा रहा है. You will definitely get the idea. Author's opinion आपको समझ में आएगा. You'll need to practice. I have been practicing this. मैं आज भी practice करता हूँ. So whenever I make a passage, मैं पहले key ideas निकालता हूँ. So आप भी ऐसा कर सकते हैं. With practice, this should help you greatly. Next. So एक प्रॉब्लम तो हमने यहाँ पे सॉल्व की. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. आई ऑलवेज एंड अप मार्किंग द रॉन्ग आंसर चॉइसेस. अब यार ये काफी सारे लोगों का एक इशू भी है. सो मैं जो आपको बोल रहा था 5 वीक प्लान, वो एक्चुअली इसके लिए है. सो एक बार इसको डिस्कस करते हैं. पहले प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है देखो. यू श्योरली फाइंड योरसेल्फ हियर. आई इजीली एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, बट ऑफ द रिमेनिंग 2 आई यूजुअली चूज द रॉन्ग ऑप्शन. ये तो बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है कि 2 ऑप्शंस जो है वो एलिमिनेट हो रहे हैं. बचे हुए 2 में से the option that I choose is incorrect one. I choose an option that is far-fetched. I get lost in facts and numbers. तो कभी कभार पैसेज में बहुत सारे परसेंटेजेस नंबर्स दे रखे होते हैं. मुझे समझ में ही नहीं आता कि ऑथर क्या कह रहा है, बिकॉज इतना सारा नंबर्स है, कौन संभालेगा इन नंबर्स को. या फिर आई बिलीव लॉजिकल रीजनिंग इज जनरली मोर डिफिकल्ट दैन इंग्लिश. यार एक बात याद रखना, मैंने जैसे आपको मर्फीज लॉ बताया था, एक चीज और बता रहा हूं. यू थिंक यू आर पुअर, you will get poor. You think you're intelligent, you will get intelligent. You think you're rich, you will get rich. Similarly, if you think that logical reasoning is generally more difficult than English, you are making it happen for yourself. Do not think that way. ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होता तो फिर आज शायद मुझे इसके लिए एक बड़ा गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो पुरस्कार देती है. You getting my point? So, ऐसा नहीं है कि लॉजिकल रीजनिंग कुछ दुनिया से बहुत हटके है. इट्स जस्ट दैट यू नीड राइट काइंड ऑफ ओरिएंटेशन. सो ये स्टॉप थिंकिंग, ये परसेप्शनल चेंज बहुत जरूरी है. आई एंड अप गिविंग माय ओपिनियन व्हेन क्वेश्चन आस्क्ड फॉर एन इन्फ्रेंस. ये बात भी बहुत सारे लोगों के साथ होती होगी कि क्वेश्चन पूछ रहा है इन्फ्रेंस एंड मैंने अपना ओपिनियन दे दिया. क्यों? वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. आई इजीली सॉल्व द पैसेज इवन इफ इट इज डिफिकल्ट व्हेन आई एम होम, बट ड्यूरिंग मॉक्स मुझे कुछ समझ में नहीं आता. ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता होगा. तो यार इन सारी चीजों में क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखो, सबसे पहले यू फेल टू रियलाइज, जैसे 2 ऑप्शंस को आपने एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शंस अब बचे हुए हैं, तो उसमें ये दोनों ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, तभी तो आप इनको एलिमिनेट कर नहीं पा रहे. तो वहां पे जो गलत ऑप्शन होगा, वहां पे देयर वुड बी अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो उसको या तो इनकरेक्ट बना रहा है, मतलब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है पैसेज में दिए हुए ओपिनियन को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा होगा, या फिर आउट ऑफ स्कोप होगा. देयर मे बी XYZ रीजन कि ऐसा क्यों हुआ है. सो रीड ऑप्शंस वेरी केयरफुली, उनको कंपेयर करो.
You choose an out of context option. तो I choose an option that is far fetched. Far fetched दो तीन reasons की वजह से होता है. First, पैसेज का स्कोप बहुत नैरो है. आपने जो ऑप्शन चूज किया है वो ब्रॉड है, तो जनरलाइजेशन की वजह से गलत हो जाएगा. आपने जो ऑप्शन चूज किया हुआ है वो जनरल नॉलेज के बेसिस पे ट्रू है, बट वो पैसेज में नहीं दे रखा, सो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा. सो आउट ऑफ कंटेक्स्ट जनरलाइजेशन, ये फार फेचर्ड ऑप्शंस होते हैं. तो इन ऑप्शंस को जनरली चूज नहीं करना चाहिए. यू पे टू मच अटेंशन टू डिटेल, इग्नोरिंग द पॉइंट बीइंग मेड. अच्छा, वो परसेंटेज, वो नंबर, वो फिगर्स क्यों दे रखे होते हैं? ऑथर का आर्ग्यूमेंट कुछ हो रखा होता है या फिर वो कह रहा होता है, उसको जस्टिफाई करने के लिए नंबर्स दे रखे होते हैं. सो इंस्टेड ऑफ यू नो paying attention to the main idea, you pay attention to numbers, and that is the reason you get lost in the facts. आप ये देखो वो numbers क्यों दे रखे हैं आपको. एंड जैसा मैंने आपको बताया, ये प्री कंडीशनिंग परसेप्शनल चेंज, इट हैज टू गो अवे. आई मीन योर परसेप्शन हैज टू चेंज, नहीं तो लॉजिकल रीजनिंग इज अ वेरी टफ गेम फॉर यू. यू लैक इमोशनल डिटैचमेंट. अब देखो ये वाला होता क्या है कि हमसे पूछा गया कि इन्फ्रेंस क्या है, एंड कॉमन सेंसिकल नॉलेज के बेसिस पे हमने हमारा सजेशन दे दिया, तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है वहां पे वो गलत ही होगा. और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप इमोशनली अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे. ठीक है, ये इमोशनल डिटैचमेंट जो है, अगर आपने अचीव कर लिया, मतलब आप पैसेज से थोड़ा सा बाहर निकल के बस पैसेज को ऑब्जर्व कर रहे हो, एंड आप देख रहे हो कि ऑथर कुछ कह रहा है, बस वो क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश कर रहे हो, उसने जो इंफॉर्मेशन दी उसके बेसिस पे क्या ट्रू है. तो अगर आपने इमोशनली डिटैच होके ये सारी इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई की, तो आर्ग्यूमेंट गलत नहीं होगा. आर्ग्यूमेंट गलत इसलिए होता है बिकॉज यू आर इमोशनली इन्वॉल्व विद द पैसेज. You assume environment at home is similar to environment during mocks. आपने ये बोला कि घर पे सॉल्व हो जाते हैं सर, बट मॉक्स के टाइम पे सॉल्व नहीं होते. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज तुम अज्यूम कर रहे हो कि घर का एनवायरनमेंट एंड मॉक का एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है. व्हेन यू सिट एट होम, योर ब्रेन नोज कि भाई ये अभी मॉक नहीं है, तो बड़ा आराम से पड़ेगा एंड तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा वर्क करेगा. बट व्हेन इट कम्स टू मॉक्स, इधर उधर इन्विजिलेटर जाता है, कोई आवाज कर रहा होता है, कोई बात कर रहा होता है, टाइम, द क्लॉक, इट कीप्स टिकिंग, सो वो हेड बैंगर होता है. तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर डिफरेंट. सो आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि दोनों का एनवायरनमेंट सेम है, तो घर पे आप हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करोगे. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. 5 week प्लान. नाउ वीक नंबर वन इज लर्निंग. जैसा मैंने आपको बताया था, यू हैव टू बिगिन विद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एंड रीडिंग के ऊपर फोकस करते चलना है. रीडिंग के ऊपर कैसे? देखो, आज ही से न्यूज़पेपर्स उठाओ, एडिटोरियल्स जो भी रीड करोगे, पहली बात तो ऑफलाइन रीड करना. ऑनलाइन रीडिंग, जब क्लैट ऑनलाइन नहीं है, एलेट ऑनलाइन नहीं है, तो फिर ऑनलाइन रीड क्यों करना है? आंखों में दर्द होगा, कंसंट्रेशन नहीं बैठ पाएगा. सो बेटर प्रिपेयर योरसेल्फ एज पर द एग्जाम. सो ऑफलाइन रीड करो, रीड नॉवेल्स, रीड एडिटोरियल्स एंड प्रैक्टिस एडिटोरियल्स. ठीक है, दिस शुड हैपन. प्रैक्टिस एडिटोरियल्स. नाउ दिस शुड हैपन एटलीस्ट थ्राइस अ वीक. कम से कम इतना तो करोगे. कैसे? वो मैंने आपको अभी तरीका बताया था. स्टार्ट विद द की आइडियाज. सॉल्व स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, इनके साथ बिगिन करो. एंड जैसा मैंने आपको बताया था, ये वाले अगर आप करते हो, गुड, ये वीक वन का प्लान है. बट देन इन 3 कंसेप्ट्स के ऊपर, अजम्पशन, कंक्लूजन्स एंड ड्राइंग इन्फरेंसेस, इन क्वेश्चंस को वीक वन में सॉल्व करके खत्म कर देना. डू नॉट ड्रैग इट और डू नॉट टेक इट इनटू वीक 2. आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस उनको सिंपल लगते हैं, तो दे कीप सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. बट देन एक बार कर लिया ना, ट्रस्ट योरसेल्फ दैट यू नाउ नो द कंसेप्ट्स एंड इट्स टाइम यू मूव ऑन. सो वीक नंबर 2 पे आते हैं हम लोग. वीक नंबर 2, सो फोकस ऑन रीडिंग. पिछला हफ्ता जो है आपने थोड़ा थोड़ा अपने आप को रीडिंग में बिठाया. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने वर्क करना स्टार्ट कर दिया होगा, बट थोड़ा थोड़ा आप यूज टू हुए होगे. नाउ दिस टाइम की आइडियाज के ऊपर डेफिनेटली वर्क करना है, एंड साथ साथ टेक अप एनी नॉवल. इट कैन बी अगाथा क्रिस्टी, इट कैन बी एनी रियलिस्टिक बुक. फॉर एग्जाम्पल, डब्बा वालास करके है कि मुंबई में डब्बा वालास कैसे टिफिन घर से लेकर एंड ऑफिस तक पहुंचाते हैं. दिन भर में लाखों डब्बे इधर से उधर होते हैं,
एक गलती मतलब गलती होने की गुंजाइश बहुत कम होती है. हाउ एग्जैक्टली दैट हैपेंस? इट्स अ 100 पेज बुक, तो आप उसको भी चाहे तो रीड कर सकते हैं. सो बिगिन विथ एनी सिंपल बुक जिससे आप रिलेट कर पाए. स्टार्ट विथ रीडिंग. सो इन एडिशन टू इट, आइडेंटिफाई द की आइडियाज. नाउ मूव टू पैरा बेस्ड क्वेश्चंस. अब पैरा बेस्ड क्वेश्चंस में आप क्या करोगे? वीक वन, जैसे एली के स्टूडेंट्स के पास जो आरएसएम्स हैं उसमें होमवर्क आरएसएम है, क्लासरूम आरएसएम्स है. आपके पास हो सकता है कि कोई और आरएसएम हो या फिर कोई और बुक हो अपने इंस्टीट्यूट की. सो बिगिन विथ बेसिक्स कि भाई आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, assumptions क्या होती हैं, एंड वंस यू लर्न देम उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करो. सॉल्व एटलीस्ट 25 to 30 questions, because when you read 25 to 30 different arguments and उनके आपने assumptions निकाले, you are likely to learn to identify 3 or 4 ways of identifying assumption. कि भाई assumption कैसे identify की जाती है, क्योंकि हर एक में सेम तरीके से assumption नहीं निकलेगा. So you are likely to know 3 or 4 different ways of identifying assumption. Same. अंडरस्टैंड कि कंक्लूजन क्या होता है. एली के स्टूडेंट हैं, यू हैव द वीडियो अपलोडेड इन योर पोर्टल. दूसरे इंस्टीट्यूट के हैं, यू हैव योर बुक्स विथ यू. कंसेप्ट्स पढ़िए एंड स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस अगेन. सो रीसेट बटन प्रेस करो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज 2 टॉपिक्स. ये आपका अराउंड 30 questions इसके, 30 questions इसके, 60 questions. That means you have read 60 different arguments एंड वहां पे आपने 3-4 तरीके ढूंढ लिए होंगे assumption निकालने के. ठीक है, जो भी डाउट आ रहा है डिस्कस विथ योर मेंटोर, उसी वीक में उसको खत्म करो. फिनिश. मूव टू वीक नंबर 2. नाउ वीक नंबर 2, since you have understood what assumptions are during week number 2, so अब यहाँ पे जब आप रीडिंग करोगे, सो की आइडियाज तो आइडेंटिफाई कर ही रहे हो. अब उसके बाद आप मेन आइडिया भी निकालोगे कि ऑथर का ओपिनियन क्या है, एंड साथ साथ एक अजम्पशन निकाल लो कि यार अच्छा ऑथर ने ये बोला है, इसके पीछे का अजम्पशन ये है. नहीं हो रहा तो एली के वाईटी चैनल पे यू हैव दीज वीडियोस अवेलेबल. फोर्टनाइटली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे ऐसे वीडियोस जो हैं आते रहते हैं, आप वहां से भी देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं. Move to para-based questions, and this time you will take strengthening and weakening arguments and flaw in the argument. ये दोनों साथ में इसीलिए रखने के लिए बोल रहा हूं बिकॉज फ्लॉ कहीं ना कहीं पे वीकन भी करता है आर्ग्यूमेंट को. ठीक है, क्योंकि ऑथर की रीजनिंग में क्या एरर है. सो वीक 2 का जो टारगेट है दैट इज स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग एंड फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट. अगेन 30 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस ईच. अगर आपको मटेरियल नहीं मिल रहा आपके इंस्टीट्यूट ने, फॉर एग्जाम्पल एली ने 100 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के प्रोवाइड कर रखे हैं. ठीक है, सो अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप जीमैट क्लब से भी यू कैन टॉक टू योर मेंटोर. आपके मेंटोर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो जीमैट क्लब से आपको निकाल के दे सकते हैं. सो वहां से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओनली फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि जीमैट क्लब को ज्यादा सॉल्व नहीं करना बिकॉज जब लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऊपर जाता है तो वो क्लैड के लिए फिर रेलिवेंट नहीं रहता. तो ये आप अपने मेंटोर से बात करके कुछ क्वेश्चंस जो हैं ले सकते हैं. ठीक है, सो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे. एंड वीक नंबर 4. नाउ वीक नंबर 4 अगर देखें, सो अगेन यू नीड टू डू द सेम थिंग, लेकिन यहां पे इस बार एप्लीकेशन. वीक नंबर 4 में हम लोग कोई नया टॉपिक नहीं ले रहे. वीक नंबर 4 में जितना हम लोगों ने पढ़ लिया उसको रिवाइज करेंगे. सो वी हैव स्टडीड मेन आइडिया, वी हैव स्टडीड assumptions, वी हैव स्टडीड conclusions and inferences, we have studied inferences, strengthening and weakening, we have also studied flaw in the argument. Week 4 is all about revision. And साथ ही साथ alternate days पे assignments लगाइए. Take sectionals की 24 questions आपने लिए and उसके बाद उसको टाइमर के साथ सॉल्व किया. And this should happen thrice a week. एंड साथ में एक मॉक जो आप लिखेंगे, जो वीकली मॉक है वो तो चलता ही रहेगा. सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू गो अबाउट इट. अच्छा, जब आप बिगिन कर रहे हैं विद assumptions एंड कंक्लूजन्स एंड इन्फरेंसेस, तो हो सकता है कि कुछ नए लोग जिनकी प्रिपरेशन अभी बिगिन हुई है, तो क्या वो मॉक में सब कुछ सॉल्व करें? नहीं, यू कैन सॉल्व ओनली दोज क्वेश्चंस दैट यू हैव प्रैक्टिस. मे बी इस हफ्ते आपके मार्क्स कम रहेंगे,
अगले हफ्ते आप 2 टॉपिक्स और कवर कर लेंगे तो फिर आप और 2 क्वेश्चंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. डू नॉट गेट स्कैर्ड कि अगर आपके क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस के साथ उनको अटेम्प्ट तो करो, बिकॉज नो एक्शन विल ऑल्सो फेच यू कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है. सो वीक नंबर 4, नो न्यू लर्निंग पार्ट. जो आपने अभी तक सीखा है उसको रिवाइज कर लो. Week number 5, it's learning and application both. So now that you have revised strengthening and weakening, you have revised assumption, conclusions and inferences, flaw, it's only fair that you identify key ideas and some of these questions. ये जो एली के वाईटी चैनल पे हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं, वहां पे ये क्लियरली स्ट्रेटजी बताई गई है. सो यू कैन विजिट दोज वीडियोस एंड you'll get to know. Take full-fledged assignments and learn the remaining topics. So week 5, that means you are already, 1 month past your 1 month past the day when you began this preparation. ठीक है. So एक महीना ऑलरेडी हो चुका है. आपने इतने दिनों में रीडिंग भी अच्छी खासी कर रखी होगी क्योंकि वो छोड़नी नहीं है. साथ ही साथ आपने ये टॉपिक्स भी वीक बाय वीक सॉल्व किए होंगे. सो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आएगा. एंड उसके बाद इनको केवल ऐसे ही नहीं छोड़ना. सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, जो गलत हो रहे हैं यू हैव टू आइडेंटिफाई द रीजनिंग कि वो गलत क्यों हुए. सो वीक नंबर 5 अगेन कुछ असाइनमेंट्स आपको सॉल्व करने हैं, एक मॉक एंड जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो. नाउ दिस शुड नॉट टेक मोर देन 2 days. इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए 2 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए. इफ यू आर सॉल्विंग 20 ऑन ईच टॉपिक, सो 20 पैराडॉक्स के, इवेल्युएट द आर्गुमेंट के, बोल्ड फेस आर्गुमेंट्स के, आप चाहो तो एक 50 to 55 क्वेश्चंस का एक मिक्स बैग असाइनमेंट भी बना सकते हो जहां पे ये 3 टॉपिक्स होंगे. सॉल्व करो इनको. वॉच द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चंस, ट्राई एंड रीड मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स. आपका दिमाग खुलेगा, आपको समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे सॉल्व करना है. एंड डेफिनेटली you're not supposed to forget this. क्या देखो, तुम लोग है ना बार बार अपनी मिस्टेक्स जो रिपीट कर रहे हो, ये मिस्टेक्स क्यों हो रही है पता है? बिकॉज यू डोंट रिकॉर्ड योर मिस्टेक्स, यू डोंट रिकॉर्ड योर परफॉर्मेंस. जिस दिन तुम परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हारे सामने फिगर्स दिखेंगे, अच्छा मेरी यहाँ पे गलती हो रही है, मेरी यहाँ पे गलती हो रही है. सो फॉर दैट इंश्योर यू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट अटेम्प्टेड. हर एक मॉक का ये रिकॉर्ड होना चाहिए. यू ऑल्सो नीड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ विच क्वेश्चन वेंट रॉन्ग. कि यार इस मॉक में ये क्वेश्चन गलत हुआ, अगले मॉक में भी यही क्वेश्चन गलत हुआ, उसके बाद भी यही क्वेश्चन गलत हुआ. तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा वीक एरिया ये पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम्हारा वीक एरिया है. सो दिस हैपेंस ओनली व्हेन यू कीप अ कांस्टेंट ट्रैक. एंड हाउ डू यू कीप अ ट्रैक? यू रिकॉर्ड एवरीथिंग. ठीक है. एंश्योर यू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द रीजंस. सर ने आपको बताया कि अच्छा ये एक रीजन होता है, देखो यहाँ पे ये रीजन अप्लाई हुआ. सो कीप अ रिकॉर्ड ऑफ दोज रीजंस. अगर रीजंस रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो यू आर लाइकली टू फॉरगेट देम. एंड हम लोग गलतियों के पुतले हैं. ह्यूमंस आर आइडल्स ऑफ मिस्टेक्स, राइट? गलतियों के पुतले हैं, हम बार बार वही गलती करते रहेंगे. सो रिकॉर्ड देम, हैव देम इन फ्रंट ऑफ योर आईज. यू आर लाइकली टू नॉट कमिट देम. एंश्योर दैट यू रीड मल्टीपल सोर्सेस, ऑल इन ऑफलाइन फॉर्म. कुछ जगह पे आर्टिकल बहुत अच्छा है, ऑनलाइन पढ़ने को मिल रहा है तो ठीक, बट मैक्सिमम ऑफलाइन फॉर्म में रिकॉर्ड रीड करो. ये तुमको प्रिपेयर करेगा. बुक रीडिंग डेफिनेटली हेल्प्स. कैसे? अब बुक रीडिंग को भी रिकॉर्ड करना है, मतलब ऑब्जेक्टिवली पढ़ रहे हो ना. सो आज आप लेट्स सपोज रात को सोते समय उससे पहले 40 मिनट का आपने एक टाइमर लगाया एंड बुक रीड किया. 40 मिनट में आप कितना रीड कर पाए? रिकॉर्ड द नंबर ऑफ पेजेस दैट यू वर एबल टू रीड. लेट्स से 23 और 25. नेक्स्ट दिन अगेन 23, उसके अगले दिन मे बी 21 फॉर XYZ रीजन. उसके अगेन अगले दिन मे बी 20, फिर उसके अगले दिन 23, फिर उसके अगले दिन 25. नाउ व्हाट डज दिस शो? यहां पे इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा. तो फिर तुमको लगेगा कि अच्छा 25 पेजेस कर लिए. धीरे धीरे देखोगे कि 25, 26, 27, 28. आर्टिकल्स वोंट हेल्प यू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड. रीजन, आर्टिकल तो 2 मिनट में फिनिश हो जाता है. इफ यू वांट टू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड, आपको कंटिन्यूअसली उसके साथ एंगेज होना होता है. एंड द बेस्ट पार्ट और द बेस्ट थिंग दैट कैन हेल्प यू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड इज बुक्स. बुक्स कौन सी अच्छी लगती है? जो बुक अच्छी लगे रखो उसको सामने, रीड करो. एटलीस्ट एक बेसिक लेवल ऑफ रीडिंग डेवलप होगा, उसके बाद स्विच करना, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ रीड करना. ठीक है. बट बिफोर दैट
start with simple books. सो आई होप आपको ये जो 5 वीक प्लान है समझ में आया। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये पर्टिकुलर 5 वीक प्लान अडॉप्ट करेंगे। डू लीव द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा और क्या इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। आज के लिए इतना ही। आई थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।